नसीन, इस वक्त एक क्लियर थ्रेट मौजूद है कि अगर एस्केलेशन हुई, अगर यह जंगबंदी ना हुई और ईरान ने हमला किया तो आगे से इसराइल न्यूक्लियर बॉम्ब ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। यह एक बिल्कुल वाज़े सॉलिड थ्रेट जो है वो ईरान के खिलाफ मौजूद है। ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको नाज़रीन निशाना बनाया जाएगा। ये जो न्यूक्लियर साइट्स हैं ये इतनी ज्यादा ज़ेरे ज़मीन बनाई गई हैं कि इनको एक जो कन्वेंशनल वेपन है, जो अमेरिकन बंकर बस्टर बॉम्ब है, वो इसको निशाना नहीं बना सकता है। तो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियर बॉम्ब ही इस्तेमाल हो सकता है और उसी के जरिए न्यूक्लियर साइट्स को तबाह किया जा सकता है। तो यह खतरा मौजूद है कि इजराइल जो है वो आगे से ईरान के खिलाफ इस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। तो बात यह है कि अगर ईरान के ऊपर न्यूक्लियर इस्तेमाल हो जाता है तो फिर ईरान क्या करेगा? ईरान के पास तो फिल वक्त जो है वो न्यूक्लियर मौजूद नहीं है, तो ईरान के पास क्या ऑप्शन होगा? तो यहां पर नाज़रीन सबसे बड़ी खबर सामने आई है। नाज़रीन, इकलौता इस्लामी मुल्क जो मुस्लिम बॉम्ब रखता है उसकी नाज़रीन एंट्री हो गई है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, जिसकी इस जंग में कोई किरदार नहीं है, ना उसने कोई डिप्लोमेसी में किरदार निभाया, खामोश होकर चुप करके अपने अंदरूनी मसाइल में उलझा हुआ इकलौता इस्लामी मुल्क पाकिस्तान, उसकी एंट्री हो गई है। और अगर ईरान के खिलाफ न्यूक्लियर इस्तेमाल किया जाता है तो पाकिस्तान अपना रोल निभाने के लिए इस वक्त मैदान में आ चुका है। पाकिस्तानी भी बहुत शिकवा करते रहे और बनता भी है कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी फौज कहां है। पाकिस्तान जो जब यहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब बना था तो फलस्तीन में जश्न मनाया गया था, तो पाकिस्तान का फलस्तीन के इस फैसला को मार्के में क्या किरदार है? तो आज उनके लिए भी यह खबर है कि पाकिस्तान ने अपनी जो एक जिम्मेदारी है उसको निभाने के लिए वह मैदान में आ चुका है। तो इस बारे में भी आपको बताएंगे इसराइल को क्या मैसेज भिजवाया गया है कि अगर तुमने न्यूक्लियर इस्तेमाल किया तो उसका जवाब क्या निकलेगा। इस पर पाकिस्तानियों को जरूर फख्र होगा और आलम इस्लाम को भी फख्र होगा जो मैसेज यहां से भेजा गया है। इसके साथ साथ नाज़रीन, रशियन जो हाईली सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस है S-400, रिपोर्ट्स के मुताबिक वो ईरान के अंदर इस वक्त पूरी तरह से ऑपरेशनल हो चुका है। इसके अलावा रूस का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, हाई टेक अदर सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो रूस यकीनी बना रहा है कि इस वक्त ईरान के अंदर पहुंचाया जाए और उसको जो है वो ऑपरेशनल किया जाए। और रिपोर्ट्स के मुताबिक अब इसराइल के लिए ये जो हाई टेक डिफेंस सिस्टम आ गया है, ईरान के अंदर डिप्लॉय हो चुका है और ऑपरेशनल हो चुका है। इसके बाद इसराइल के लिए ईरान को टारगेट करना उस तरह से आसान नहीं रहा है जैसे पहले था ना। आज ईरान के डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट करना रूस की इस हेल्प के बाद वो बहुत मुश्किल हो गया है। सारे सर्कमस्टांसेस जो है वो बदल गए हैं। सेम टाइम के ऊपर चाइना अपनी भरपूर मदद दे रहा है सैटेलाइट के हवाले से, बैलिस्टिक मिसाइल के हवाले से, आप जानते हैं। और इसी दरमियान नाज़रीन, ब्रिक्स की एक हिस्टोरिक मीटिंग होने जा रही है। वो ब्रिक्स की मीटिंग जो वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने के लिए सबसे बड़ी मीटिंग है। ये ऐसी तारीख साज मीटिंग है नाज़रीन जो दुनिया का ऑर्डर बदलने के लिए, अमेरिकी हेजेमनी का खात्मा करने के लिए एक सॉलिड इकदाम लेने जा रही है। ये एक फाउंडेशन साबित होगी, यानी जब वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगा तो लिखा जाएगा कि ये जो ब्रिक्स की मीटिंग है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े पैमाने के ऊपर फैसले होने जा रहे हैं, नई करेंसी के हवाले से, एक नए इत्तेहाद के हवाले से। और बाद में इसमें फलस्तीन को भी बतौर रियासत जो है वो वहां पर इन्वाइट किया गया है। तो ये ब्रिक्स की मीटिंग, और इसमें जो है वो ईरान से कंप्रीहेंसिव पार्टनरशिप होने जा रही है, तो इसके ऊपर भी फोकस है। तो आज नाज़रीन बहुत स्पेशल वीडियो हम आपके लिए लेकर आए, बहुत मेहनत करके ये खास फैक्ट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये वो फैक्ट्स हैं, इनमें वो फैक्ट्स भी शामिल होंगे जो बैकडोर हैं, जो बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है, जो बैकडोर थ्रेट्स दिए जा रहे हैं। वर्ल्ड पावर्स की इस वक्त गेम्स क्या हैं, वर्ल्ड पावर्स इस वक्त क्या सोच रही हैं और असल गेम यहां पर नाज़रीन क्या है। तो हम ये हकायक आपके लिए इसलिए लेकर आए कि कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग इस इशू की आपको हो सके। वो पसे पर्दा हकायक जो अब तक आपसे शेयर नहीं हो सके थे, उस एंगल से भी देखने की कोशिश करते हैं और जांचने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली आगे क्या होने जा रहा है, एक्चुअली नतीजा क्या निकलेगा, एक्चुअली फलस्तीन की क्या आजादी मुमकिन हो सकेगी या नहीं। और 100 साल से मुसलमान जवाल का शिकार हैं सिर्फ इस वजह से कि दुनिया का नया वर्ल्ड ऑर्डर कायम हुआ। तो अगर यह वर्ल्ड ऑर्डर बदलता है तो बरह रास्त मुसलमानों के सवाल के ऊपर भी असर पड़ेगा। तो ये चीजें आपसे शेयर करने जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि आगे आने वाले दिनों में चीजें बहुत तेजी के साथ होने जा रही हैं, क्योंकि बैक एंड के ऊपर वर्ल्ड पावर्स बहुत सारे फैसले कर चुकी हैं। तो इससे आपको यह भी अंदाजा होगा, आपको पता चलेगा कि इसराइल वाकईतन उसका जो डिमाइज है, उसका जो कोलैप्स है, वो आने वाले दिनों में उसके खिलाफ जो चीजें बहुत तेजी के साथ होंगी। तो ये चीजें आपसे शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, मैं गुजारिश करूंगा कि ये खास वीडियो जो बड़ी मेहनत के साथ हम लेकर आए हैं, आप इसको आखिर तक देखें इस तमाम डायनामिक्स को समझने के लिए। नाज़रीन, हमने अक्सर ये डिस्कस किया है, कई एंगल से हमने डिस्कस किया है कि अमेरिका की स्ट्रेटेजी क्या है, अमेरिका क्या चाहता है। हमने इसराइल के हवाले से दसियों बार मुख्तलिफ एंगल से डिस्कस किया है कि इसराइल का अल्टीमेट गोल क्या है। हमने ईरान, हिजबुल्लाह के हवाले से, फलस्तीन के इत्तेहादियों के हवाले से डिस्कस किया है कि वो क्या चाहते हैं, उनकी प्रायोरिटी क्या है, उनका एंड गेम क्या है। लेकिन नाज़रीन, हमने रशिया के हवाले से इन पूरे 11 महीनों में कभी तफसील से डिस्कस नहीं किया कि रशिया एक्चुअली क्या चाहता है, क्योंकि रशिया भी इस तनाज़े का, इस मिडिल ईस्ट जंग का उतना ही बड़ा स्टेक होल्डर है जितना अमेरिका है। यानी इस वक्त रशिया भरपूर हिमायत कर रहा है फलस्तीन के इत्तेहादियों की, ईरान को असलह सप्लाई कर रहा है, हिजबुल्लाह को, वो सीरिया के अंदर मौजूद है, हमास के साथ उसका कोऑर्डिनेशन। तो जो फलस्तीन के इत्तेहादी हैं
वो अगर कोई भी बड़ा फैसला लेते हैं तो इसमें यह लाजिम है कि रशिया की उसमें जो है वो उनके साथ मुशावरत शामिल होगी। यानी इजराइल है ना, तो अमेरिका के बगैर वो कोई काम नहीं कर सकता। फलस्तीन के इत्तेहादियों की ऐसी तो कोई डिपेंडेंस रशिया के ऊपर नहीं है, लेकिन एक कोई बड़ा इकदाम उठाने के लिए या इस जंग को फतह करने के लिए, आपको विक्ट्री अचीव करने के लिए रशिया के बगैर ये मुमकिन नहीं है। तो एक बड़ा इकदाम उठाने के लिए रशिया की मुशावरत जो है वो जरूरी है। तो वो इस जंग का सबसे बड़ा एक स्टेक होल्डर है। तो आप देखेंगे रशिया के जो कमांडर हैं वो इस वक्त यमन में मौजूद हैं और पूरी तरह से इस जंग को जो है वो लीड कर रहे हैं। तो रशिया जो है वो भी फ्यूचर को शेप करेगा और एक मेन प्लेयर है। तो नाज़रीन, रूस क्या चाहता है? नाज़रीन, रूस जो है वो मिडिल ईस्ट में एक ऑल आउट वॉर नहीं चाहता। वो एक खुली जंग जो है वो बिल्कुल नहीं होने देना चाहता। वो ईरान को किसी एक ऑल आउट वॉर के अंदर ड्रैग बिल्कुल नहीं होने देना चाहता। उसकी वजह नाज़रीन ये है कि रूस बेसिकली एक बहुत बड़ी चीज के ऊपर फोकस कर रहा है। रूस एक बिगर गेम, जारी बात है, वर्ल्ड पावर का हिस्सा है, तो उसके मकासद कुछ और हैं। तो वो लार्जर पिक्चर में कुछ और अचीव करना चाहता है। यानी रशिया के मकासद में ये शामिल है फलस्तीन की आजादी, ये शामिल है जंग बंदी, ये शामिल है, लेकिन वो इसको थ्रू डिफरेंट मींस जो है वो हासिल करना चाहता है। उसके नजदीक फिलहाल यहां पर एक ऑल आउट वॉर जो है वो फेवरेबल नहीं है। और वो नाज़रीन चीज क्या है, रशिया क्या चाहता है? रशिया इस वक्त ब्रिक्स की मीटिंग के ऊपर फोकस कर रहा है। ये ब्रिक्स की मीटिंग जो है वो अक्टूबर में होने जा रही है और रशिया का सारा फोकस इस ब्रिक्स की मीटिंग के ऊपर है, क्योंकि ये जो नाज़रीन ब्रिक्स की मीटिंग है ये एक तारीख साज मीटिंग है। ये मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के लिए सॉलिड इकदाम लेगी। इसमें ऐसे डिसीजंस होंगे कि आप देखेंगे कि दुनिया के डायनामिक्स बदल जाएंगे। दुनिया पूरी तरह से मतलब बदल के रह जाएगी, नई करेंसी के हवाले से और बाकी एक स्ट्रॉन्ग ब्लॉक बनाने के हवाले से। नेटो के मुकाबले में ब्रिक्स दुनिया का दूसरा सबसे पावरफुल ब्लॉक जो है, एक पावरफुल अलायंस जो है वो बनकर सामने आएगा। तो रशिया के लिए इस वक्त सबसे जो चीज होना जरूरी है ना, वो ये ब्रिक्स की मीटिंग है और उसमें ये वाले बड़े फैसले, कुछ चीजों के ऊपर उनके तमाम इत्तेहादियों का आकर बैठना और तय होना, मुआहदे होना, वो होना बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पे इसी मीटिंग के अंदर एक कंप्रीहेंसिव डील ईरान के साथ भी होने जा रही है रशिया की। यानी जैसे रूस की चीन और नॉर्थ कोरिया, इनके साथ एक कंप्रीहेंसिव पार्टनरशिप है, यानी लिमिटलेस सपोर्ट। इस कंप्रीहेंसिव पार्टनरशिप का मतलब क्या? लिमिटलेस सपोर्ट। तो यही कंप्रीहेंसिव पार्टनरशिप रूस ईरान के साथ भी करना जा रहा है। इस ब्रिक्स मीटिंग के अंदर वो साइन होगी और इसी कंप्रीहेंसिव पार्टनरशिप के तहत ईरान को वो जंगी हथियार भी मिलेंगे। यानी लिमिटलेस सपोर्ट है ना, कि हर तरह की सपोर्ट होगी, तो वो जंगी हथियार भी मिलेंगे। बाकी असलिया, बाकी जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट और बाकी शोबों में, मेडिकल के अंदर और जो है वो स्पेस के अंदर, डिफेंस, तमाम कंप्रीहेंसिव पार्टनरशिप, यानी ये गेम चेंजर साबित होगी। तो रूस के लिए ये मीटिंग होना बहुत जरूरी है और ईरान इस बात को अच्छे तरीके से समझता है। ईरान कमिटेड है फॉर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, फॉर मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। और आप जरा देखिए कि अगर ये वर्ल्ड ऑर्डर बदलता है तो अमेरिकी हेजेमनी खत्म हो जाएगी। अमेरिकी हेजेमनी के साथ ही इजराइल की बदमाशी खत्म हो जाएगी, तो फलस्तीन की आजादी का रास्ता यहां से निकलेगा। यानी कि वर्ल्ड ऑर्डर का खात्मा ही दरअसल अमेरिकी हेजेमनी का खात्मा और फिर इजराइल की हेजेमनी का खात्मा, तो वो मकसद यहां से भी अचीव होगा। तो इसलिए जब 1-1.5 माह पड़ा है तो रशिया अपने सबसे बड़े ईरान को किसी तौर पर एक ऐसी जंग में ड्रैग नहीं होने देना चाहता जो फिल वक्त जरूरी नहीं है। यानी इस वक्त अकोमुलेशन ऑफ पावर बहुत जरूरी है, पावर को इकट्ठा करना। और मैं आपको बता सकता हूं कि इस्लाम में भी एक यही उसूल बताया गया है। पावर की जो अकोमुलेशन है, इसको पढ़ें कि इस्लाम इस हवाले से क्या जो है वो हुक्म देता है कि आपने किस वाइज तरीके से आगे बढ़ना होता है। अच्छा, तो जंग बंदी करवाना, फलस्तीनी रियासत, ये सारी उनकी टॉप प्रायोरिटी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्रिक्स में फलस्तीनी रियासत को भी बतौर जो है ना स्टेट वहां पर इन्वाइट किया गया, तो दुनिया वहां पर बदलने जा रही है। लेकिन यहां पर अगर हम आते हैं तो इस वक्त हमें एक ऐसी सूरत हाल का सामना है कि ईरान को रिस्पॉन्ड करना है इजराइल को। यानी या तो इस बड़े मकसद के तहत, दुनिया के ऑर्डर को बदलने के तहत ईरान को कहा जाए कि आप ये हमला तुर्क कर दें, आप बदला जो है वो छोड़ दें। ये पॉसिबल नहीं है। ईरान ने रिस्पॉन्ड करना ही करना है अगर सीज़फायर वहां पर नहीं होता। और जब ईरान रिस्पॉन्ड करेगा तो यह भी क्लियर है कि आगे से फिर इजराइल भी रिस्पॉन्ड करेगा। ये चीजें तो फिर बिल्कुल क्लियर है। तो इस सूरत हाल से कैसे निकले? फोकस वो है, लेकिन यह भी तो एक सूरत हाल दरमियान में आ पड़ी है। ईरान इसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, उसने बदला लेना ही लेना है। तो इसमें अब रूस क्या इकदाम उठा रहा है? रूस इस वक्त नाज़रीन ईरान की प्रोटेक्शन और उसके डिफेंस के लिए भरपूर इस वक्त असलहा की सप्लाई जो है वो जारी रखे हुए। इसमें S-400 की हम बात करें तो वो पूरी तरह से ऑपरेशनल हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम वो ऑपरेशनल हो चुका है। बाकी जो रिक्वायर्ड इक्विपमेंट है वो इस वक्त ईरान को पहुंचाया जा रहा है। और रशिया जो है नाज़रीन वो ईरान के एयर डिफेंस को इस तरह का सोफिस्टिकेटेड बनाना चाह रहा है कि उसको टारगेट करना इतना आसान ना हो। यानी इसकी सिर्फ आप ये मिसाल लीजिए कि जब से ये S-400 ऑपरेशनल हुआ है तो पूरे डायनामिक्स बदल गए। इससे पहले इजराइल की जानिब से जंगी मशकें हुई कि ईरान के एयर डिफेंस को कैसे पेनिट्रेट करना है, कैसे जाकर मुख्तलिफ टारगेट्स को हिट करना है। ये इजराइल पिछले दिनों में जंगी मशकें कर चुका है। लेकिन अब जब ये S-400 ऑपरेशनल हो चुका है और उसके साथ बाकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ऑपरेशनल हो चुका है, तो वहां पर ईरान के एयर डिफेंस को पेनिट्रेट करने के जो डायनामिक्स हैं वो सारे बदल गए हैं। यानी पिछली तैयारी इजराइल की वो सारी
सिफर हो गई है। अब उसको अगर ईरान के एयर डिफेंस के अंदर पेनिट्रेट करना है तो अलग से तैयारी करना पड़ेगी, और तैयारी भी करके इतना आसान नहीं होगा।